सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का वीडियो ये लेट अपलोड हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था यूट्यूब के कम्युनिटी में और टेलीग्राम पे भी। और क्यों लेट अपलोड हो रहा है? क्योंकि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बना करके दिया है आज मॉर्निंग में ही, तो मेरा पूरा समय उसे बनाने में चला गया, तो उस कारण से ये सेशन तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला। यही रीजन है। और उम्मीद करूंगा आपने वो ट्रिकी वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहां से डेफिनेटली एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री आपसे जरूर पूछी जाएगी, तो नहीं देखा तो देख लेना। अभी तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम। देखो मैंने आप लोगों को बोला था ना, एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर सारे राज्य काम करना शुरू करेंगे, अपनी योजनाएं लाना शुरू करेंगे, या जो भी उनको काम करने फिर वो शुरू हो जाएंगे, फिर अच्छी अच्छी और न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सब इलेक्शन वगैरह हो गए, तो अब आपको अच्छी अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा असम। तो अभी असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए ये एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना। और इसमें होगा क्या? इसमें छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर वो पढ़ेगी तो। अगर वो बालिका माध्यमिक शिक्षा की छात्रा है, सेकेंडरी एजुकेशन की अगर वो स्टूडेंट है, तो हर महीने उसे 1000 रुपये मिलेंगे। अगर वो छात्रा 3 साल या 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन करती है तो हर महीने उसे 1200 रुपये मिलेंगे। अगर वो छात्रा पीजी या बीएड करती है तो उसे हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को समाप्त करना। क्योंकि पैसे के लालच में ही सही जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनका बाल विवाह नहीं करेंगे। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। देखो पहले हम असम की बात करते हैं। तो असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। और आप कह सकते हो जनसंख्या के हिसाब से पूर्वोत्तर का ये सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा ये असम है। असम ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है 2 देशों के साथ में, भूटान और बांग्लादेश। और आप यहाँ पे देख सकते हो असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। राज्य सीमा ये बनाता है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ में। यहाँ का स्टेट एनिमल एक सिंग वाला गेंडा है, जो कि मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। राज्य पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक, सफेद पंखों वाली बतख है। राज्य के वृक्ष है होलोंग और राज्य के फूल है फॉक्सटेल ऑर्किड। यहाँ का लोक नृत्य बिहू है। बरगुम्बा नृत्य भी यहाँ पे फेमस है। भोर नृत्य या भोरताल कहते हैं इसको भी। शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। एक पुटोला नाच भी याद रखना, वो भी यहाँ पे बड़ा फेमस है। कुछ त्योहारों की बात करें तो बिहू महोत्सव है, वांचुआ महोत्सव हो गया, ये बड़े फेमस है यहाँ पे। और असम में आपको 7 नेशनल पार्क मिलेंगे। और हमारे देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क भी अगर पूछेंगे तो वो असम का ये 7वां नेशनल पार्क है, जिसको कहते हैं देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इससे पहले 6वें नंबर का बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी 5 कौन से हैं? एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। बाकी एक नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल, औरंग नेशनल पार्क हो गया। और अगर पूछे कि भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम में। एक दीपोर झील भी याद रखना, दीपोर झील, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ये असम में मिलेगी आपको। अरे बहुत आवाजें हो। असम में आपको कामाख्या देवी का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको असम के सारे स्टैटिक बता दिए। अब ये हमारा योजना वाला प्रश्न था और बड़े दिनों के बाद योजना आई है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो देखो, अगर पूछे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने शुरू की थी? उड़ीसा ने। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की थी छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार ने शुरू की थी। और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम ने शुरू की। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ ने। अबुआ बीर दिशोम अभियान ये झारखंड ने शुरू किया। और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी। लेक लाकड़ी योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 योजनाएं हमने रिवाइज करी, यहाँ पे इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा पेमा खांडू। तो बीजेपी पार्टी के हैं पेमा खांडू और अभी इन्होंने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखो, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है,
लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक किसी ने शपथ नहीं ली थी, इसलिए ये प्रश्न हमने कराया भी नहीं था कि भाई देखें तो सही कौन लेंगे। आजकल ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है, दिखाते क्या है करते क्या है। तो जब तक ये शपथ नहीं ले लेते तब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि भाई मुख्यमंत्री यही है। तो अब फाइनली इन्होंने शपथ ले ली है। तो पेमा खांडू जी ये लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के गवर्नर। कौन है? केटी पटनायक साहब। यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बने हैं चौना मीन। ये हमारे इतने काम के नहीं है, मुख्यमंत्री साहब को याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 60 है। यहाँ पे बीजेपी ने जीती है 46। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक देखें। कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए, गवर्नर है केटी पटनायक। याद रखना देश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में मिलेगा। और मैंने आपको बता ही दिया पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि या भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोटाला पैलेस ये तिब्बत में है। तो अभी तक जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे फाइनली सबके रिजल्ट आ गए, सबने शपथ ले ली है। तो एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूं कि 2024 में किन किन राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये लेटेस्ट वाले ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से सुनना। राजस्थान में बने थे भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायब सैनी, झारखंड में चंपई सोरेन, ओडिशा में मोहन चरण मांझी। अच्छा मुझे आप बताना, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिकी वीडियो आप लोग देख लोगे ना तो फिर मांझी से एक नाम आपके दिमाग में चढ़ने लगेगा। मांझी से आपको याद आएगा मांझा, मांझी से मांझा याद आएगा। और उससे एक ट्रिक मैंने आपको वहां पे याद करवाई है। अब आप मुझे बताएंगे वहां पे जो मांझी हैं, भाई एक मांझी तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, एक मांझी आपको वहां पे भी मिलेंगे कैबिनेट मंत्रालय में, तो उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इससे आपको पता लगेगी उस ट्रिकी वाले वीडियो की पावर क्या है। हल्की सी हिंट मिलते ही आप मिनिस्टर का नाम बता सकते हो। बाकी अगर आगे देखोगे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए चंद्रबाबू नायडू। तो ये 2024 के ही सारे इंपॉर्टेंट राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद होने चाहिए। लेटेस्ट सीएम मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 जून को। तो हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक। एल्बिनिज्म क्या है? तो ये एक अनुवांशिक विकार है। ये त्वचा संबंधी विकार होता है जिसके कारण त्वचा, आंखें, बाल पूरी तरह से रंगहीन हो जाते हैं, या फिर कहूं बहुत कम रंग इनमें होता है। तो एल्बिनिज्म से ग्रसित लोग धूप में अति संवेदनशील होते हैं और उनमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो रंगहीनता के रोकथाम करना संभव नहीं है क्योंकि ये एक अनुवांशिक विकार है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 13 जून को मनाते हैं। चलो डे वाला प्रश्न आ गया ना। जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलना। देखो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, अभी 11 जून को पहली बार हमने मनाना शुरू किया अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ श्रम दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया। तो ये जून के इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वेकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान ये 3 सालों के लिए बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने स्थान लिया है SF सैफुद्दीन का। तो ये तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने हैं। अभी आपको याद होगा हमारे भी नए सेना प्रमुख बने हैं। हमारे नए थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। किन के स्थान पर? मनोज पांडे के स्थान पर। वैसे अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ भी बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम है, 26वें नंबर के बने हैं। वो किन के स्थान पे आए? R हरि कुमार। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और हमारे दूसरे नंबर के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। ये भी ध्यान में रखना।
वैसे अभी पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये भी नाम अभी न्यूज में था। बाकी बांग्लादेश की बात है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका होती है, करेंसी होती है टका। अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये नए बने थे, इनका नाम ध्यान में रखना। और अभी याद रखना बांग्लादेश अभी न्यूज में था क्योंकि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये बांग्लादेश में ही होंगे। अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप, इसको भारत और बांग्लादेश दोनों ने संयुक्त रूप से जीता था। और बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर होगा ज्योतिर्मठ। तो अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। तो अब जोशीमठ को उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। जोशीमठ, इसको बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस इलाके में कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतेश्वर महादेव की वजह से इस जगह को, इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाता है। अच्छा, नाम बदलने वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी तरह के मैं आपको रिवाइज कराता हूं जिनके हाल ही में नाम बदले गए। एक तो लेटेस्ट आपको याद रखना है, अभी अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया। और रशिया से जो हमने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लिया था उसका नाम हमने सुदर्शन किया था। एक प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम मां बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया। आपको याद है चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल पर लैंड किया था, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। तो उसके लैंडिंग स्थल को, जहां पे वो लैंड किया था, उसको क्या नाम दिया हमने? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। हमारी वैसे नई पार्लियामेंट बन चुकी है तो पुरानी पार्लियामेंट को हमने क्या नाम दिया? संविधान सदन नाम दिया। और नई पार्लियामेंट का डिजाइन किसने तैयार किया? बिमल पटेल ने। अब आप लोगों से एक और प्रश्न पूछूंगा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, संसदीय कार्य मंत्रालय, ये किसे दिया गया? देखो अब आप लोग तैयार रहे ना, क्योंकि इसी तरह से डेली कोई ना कोई मंत्रालय आएगा और उसका मंत्री मैं आपसे पूछूंगा और ये रिवीजन करने का बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी निभा दी है, मैंने मेरा काम कर दिया है। मेरे को ट्रिकी वीडियो आपको बना करके देना था, वैसे मैंने डिटेल वीडियो भी आपको बना करके दिया, उसके बाद ट्रिकी वीडियो भी बना करके दे दिया ताकि आप ट्रिक से याद कर लो। अब इसके बाद हर दिन कोई ना कोई मंत्रालय में बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। जो भी न्यूज में आएगा मंत्रालय वो आपसे पूछूंगा कि बताओ भैया इसका आंसर क्या है, बताओ भैया इसका आंसर क्या है। तो इसी बहाने से ही सही आपका रिविजन होता रहेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे, तो मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन उससे पहले आप वो ट्रिकी वाला वीडियो जरूर देख लेना, वरना फिर आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुरंत उत्तर देने हैं आपको यहाँ पे। अच्छा, अगला देखते हो। फिर अगला है भारत की जो पहली रैपिडेक्स ट्रेन है उसका नाम बदलकर नमो भारत कर दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया था। दिल्ली में जो राजपथ है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। और जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया था। और चंडीगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है, अगर वो पूछूं उसका नाम बदल के किनके नाम पे किया था? भगत सिंह जी के नाम पे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर कपिल दुआ को। तो अभी एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ने अभी डॉक्टर कपिल दुआ को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो डॉक्टर कपिल दुआ है, इनके बारे में आपको बताऊं, इससे पहले वो 2022-23 तक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उससे पहले 2016-17 में एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कपिल दुआ ये भारत के इकलौते हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने हेयर रिस्टोरेशन में नेशनल, ग्लोबल और एशियन ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया है। और अभी ये एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये एशिया में, मतलब ये जो एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स है, ये एशिया में हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी को डेवलप करने के लिए काम करता है, जिसके अभी ये अध्यक्ष बन गए। अच्छा, कपिल से एक नाम और याद आएगा, कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कृष्णा एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष बनाए गए थे। और हरेंद्र सिंह वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने थे। तो इनके भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में युवराज सिंह ने किसे फील्डर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, तो आंसर होगा मोहम्मद सिराज। तो अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका के खिलाफ भारत की जीत के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को फील्डर ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया। युवराज सिंह आपको पता है ना, ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हो रहा है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चलो इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूँ। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, तो पहले तो ये याद रखना 2024 में इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, नवा संस्करण। कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा, 1 से लेकर 29 जून 2024 तक। कहाँ पे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और याद रखना कनाडा, युगांडा और अमेरिका पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ही 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। इसका पहला संस्करण 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, तब भी पाकिस्तान को ही हराया गया था। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर केवल युवराज सिंह ही नहीं है, 4 हैं टोटल। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। इसका ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। 6 रेफरी चुने गए थे, उसमें से एक भारतीय हैं, तो वो नाम ध्यान में रखना, जवागल श्रीनाथ। 20 अंपायर चुने गए थे, उसमें से भी 2 भारतीय हैं। कौन, नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल। और अमूल ने साउथ अफ्रीका, अमेरिका और श्रीलंका की टीम को स्पॉन्सर किया था, जबकि कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को, मतलब आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को स्पॉन्सर किया था। तो इससे संबंधित ये सारी बातें मैंने आपको एक साथ बता दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। तो भारत की 18 वर्षीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख, और अभी इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बुल्गारिया की चेस प्लेयर को हराया। तो दिव्या देशमुख का नाम याद रखना। बाकी अभी श्याम निखिल, ये तमिलनाडु से हैं, अभी हमारे 85th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। उससे पहले वैशाली रमेश बाबू बनी थी 84th नंबर की। और अभी आपको याद होगा लेटेस्ट हमने पढ़ा था, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 हुआ था, इसमें इस बार महिलाओं को भी शामिल किया गया, मतलब महिलाओं का भी इवेंट हुआ, पहली बार पहला संस्करण था, और उसको जीता था जू वेंजुन ने, जो कि चाइना की प्लेयर है। जबकि जो पुरुष का हमेशा होता आता है, और उसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर भी हैं, वो भी नॉर्वे से ही आते हैं। बाकी चेस से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो हमारे पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम विश्वनाथ आनंद है, उन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम माइंड मास्टर है। और पहली बार इनको ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, कब, 1991-92 में। वैसे अभी इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, अभी 25 लाख दिए जाते हैं। और अभी लेटेस्ट ये पुरस्कार किसे मिला था, हमारी जो बैडमिंटन जोड़ी है ना, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है, पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर है हमारी एस विजयलक्ष्मी। और जो चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था अजरबैजान के बाकू में, उसमें पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे थे जो नॉर्वे के हैं, और दूसरे स्थान पे आर प्रज्ञानानंद। अब ये स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 में कोप 29 का आयोजन यहीं पे होगा। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। फिडे चेस ओलंपियाड 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा, और लास्ट जो 2022 में हुआ था वो भारत में हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ, चेन्नई में। फिडे की बात करें, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। और यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि जो चेस बोर्ड होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं। वैसे तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन चेस बोर्ड पर ये प्रश्न आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना, 204 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई, तो आंसर होगा नोकिया। तो नोकिया ने स्पेशल ऑडियो का उपयोग करके दुनिया का पहला फोन कॉल किया है, और इसी के साथ नोकिया स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ये दुनिया में संचार के तरीकों को बदल सकता है, जिससे कॉल करने का अनुभव और अच्छा हो जाएगा। स्पेशल ऑडियो क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि को, जो साउंड को 3D स्पेस में प्रस्तुत करती है। मतलब जो साउंड है, जो आवाज है, वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई महसूस होती है।
जिससे सुनने का अनुभव अधिक रियलिस्टिक और इमर्सिव हो जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, इन सब में किया जाता है, लेकिन पहली बार अभी फोन कॉल्स में किया गया। नोकिया ये भारत की कंपनी नहीं है जो हम पहले बचपन में सोचते थे, ये फिनलैंड की कंपनी है, ध्यान में रखना। तो आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। आज मैंने 10 की जगह केवल 9 ही क्वेश्चन लिए क्योंकि मेरे पास समय कम था। बाकी अगर फिर भी सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और अब जाकर के वो कैबिनेट वाला वीडियो देख लो। और उस कैबिनेट वाला जो ट्रिकी वीडियो देखोगे ना, उसके बिल्कुल लास्ट में एक एक्सरसाइज दी है मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना, उस एक्सरसाइज को जरूर करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था अभी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 129 है, और इसमें टॉप पे आइसलैंड है। इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फिर पूछा जून 2024 में भारत और किस देश के बीच जिमेक्स एक्सरसाइज का 8वां संस्करण हुआ? भारत और जापान के बीच में हुआ था, जापान में ही। फिर पूछा बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। फिर पूछा आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए कौन? चंद्रबाबू नायडू। और भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे कौन? उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के। फिर पूछा ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा राजप्रिय सिंह। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। और किस देश के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमे का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? मलावी। और आखिरी प्रश्न पूछा विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा के कितना कर दिया? 6.6%। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा एनके सहगल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।